बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज चूँकि वीकेंड है, सैटरडे है, तो कुछ लोग ऑफिस होंगे और कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ वीकेंड को सेलिब्रेट करने का और पिकनिक पे जाने का जो है वो प्लान करेंगे। तो जनाब बिल्कुल फैमिली के साथ वीकेंड को एंजॉय करना चाहिए, जहाँ पूरा वर्किंग डे जो आपके डेज होते हैं वो आप काम में स्पेंड करते हैं। इतना हेक्टिक रूटीन होती है, इतने ज़्यादा प्रेशर में हम लोग होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो वीकेंड तो ज़रा हमारा रिलैक्स बनता ही है। तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर उसको एंजॉय करें, लेकिन अच्छे मूड के साथ। आज जो हमारा टॉपिक है वो भी इंतहाई अहम है, तो आपने टॉपिक पे भी थोड़ा सा फोकस करना है। घूमना फिरना मस्ती मजाक तो चलता रहता है, लेकिन टॉपिक पे इस पे फोकस करना, इसके बारे में जानना, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अक्टूबर का महीना है और आपको पता है कि अक्टूबर के महीने को पिंक मंथ भी कहा जाता है। और अगर हम अक्टूबर के महीने की बात करें तो अवेयरनेस का महीना है। किस चीज़ की अवेयरनेस है जनाब? ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। और आपने देखा है कि ख़वातीन में, और अगर हम पाकिस्तान अपने इस मुल्क की बात करते हैं, तो इसमें इसकी शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है, जिसकी वजह है अवेयरनेस की कमी। हम जानते नहीं हैं, इतना आगाह नहीं होते, हमें इसकी तशख़ीस करना जो है वो, हमें इसको डायग्नोज़ करना हमें नहीं आता, हम अपना मुआयना ख़ुद नहीं कर पाते, या हम एक मामूली बीमारी समझ के इसको इग्नोर कर देते हैं, और जब हमें पता चलता है तब वो कहते हैं ना कि पानी सर से गुजर चुका होता है। तो आज इस प्रोग्राम में हम यही डिस्कस करेंगे कि अक्टूबर का महीना है, अवेयरनेस का महीना है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से किस तरह से, जो इसकी क्या अलामात हैं, कैसे खुद हम इसको डायग्नोज़ कर सकते हैं, कैसे हमें पता चले, और इसका इलाज जो है वो किस तरह से मुमकिन हो सकता है। जनाब इस पर गाइड करने के लिए हमें ज्वाइन किया है, हमारे प्रोग्राम में आती भी हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें गाइड करती हैं जनरल सर्जन हमारे साथ हैं जी आफिया ज़ुल्फ़िकार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आफिया ज़ुल्फ़िकार साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त दिया। डॉक्टर साहब बताएं हमारे नाजरीन को, चूँकि अक्टूबर का महीना है, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस का ये महीना है, और सच टीवी तो हमेशा कोशिश करता है कि नाजरीन को अवेयर रखे। इसकी जो अलामात हैं बेसिक, वो बताएं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए, बेसिकली इट्स अक्टूबर का जो महीना है इसको हम कहते ही पिंक टूबर हैं। इसलिए क्योंकि बेसिकली 9 में से 1 ख़वातीन को छाती का कैंसर है। इस हद तक इसकी शरह बढ़ चुकी हुई है, और आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नहीं है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। हम डॉक्टर के पास जाने से शर्माते हैं, हम अपने सिम्टम्स को हाइड करते हैं, हम उसको छुपाते हैं कि नहीं, अगर एक गिल्टी है तो कोई बात नहीं, हमें डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करना। और उसके बाद जब हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जब वो लेट आते हैं तो वो हमारी एक एडवांस स्टेज में प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसमें पे हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत कम हो चुकी होती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, इट्स अ ट्रीटेबल डिजीज़। सही। एक मिथ, एक खौफ, एक डर जो आम आवाम को डर भी है। जैसे आप नाम लेते हैं ना कि कैंसर हो गया है, वो नाम सुनते ही इंसान जो है ना वो होपलेस हो जाता है, इसका तो अब इलाज ही नहीं होगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जब हमारे पास आते हैं और हम डायग्नोज करते हैं तो 90% लोगों को लगता है कि दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ, बस यहाँ ख़त्म हो गया, अब कोई इलाज नहीं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। इतनी एडवांसमेंट, इतनी चीज़ें, इतनी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अब हमारे पास आ चुकी हुई हैं कि लिटरली इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आपको बहुत अफसोस होता है अगर पेशेंट इसके बावजूद भी आपके पास लेट प्रेजेंट करे, क्योंकि हम अर्ली स्टेजेस में तो इवन ब्रेस्ट को बचा सकते हैं, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरीज प्लान कर सकते हैं। तो एक यंग फीमेल के लिए, एक आपकी जैसे बॉडी का हर ऑर्गन है, ऐसे एक ब्रेस्ट का रिमूव हो जाना बहुत अनफॉर्चुनेट और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा अलग होता है। दूसरा ये कि एक फीमेल है, एक फैमिली का मेन फर्द है, अगर वो ना हो तो आपको पता ही है कि सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है बहुत। कैसे पता चले हमारी ख़वातीन को, चूँकि अलामात पे हम बात करें, कि अगर वो घर में है खुद अपने आप को चेक कर सकें कि ये अलामात मुझे हो रही हैं, कि कहीं मैं ब्रेस्ट कैंसर की तरफ तो नहीं जा रही। अलामात जानते हैं, ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद इस पर हम ज़रूर बात करेंगे कि घर में रहते हुए अगर आप डॉक्टर के पास जाने से थोड़ा सा आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप खुद डायग्नोज कर सकते हैं, और उसके बाद आप डॉक्टर की तरफ ज़रूर जा सकते हैं। अलामात पे बात की जाएगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस, उसके जो अलामात है उस पर बात की जा रही है, तशखीस और इलाज किस तरह से मुमकिन हो सकता है उस पर बात की जा रही है। चूँकि अक्टूबर का महीना है तो यकीनन इस मंथ में अवेयरनेस के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जान सकें, स्पेशली हमारी जो ख़वातीन हैं जो अपनी केयर नहीं करती या थोड़ा शर्माती हैं डॉक्टर्स के पास जाने से, तो उन्हें ख़ुद से पता हो कि कैसे वो अपना मुआयना कर सकती हैं और फिर उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर से रुजू कर सकती हैं। डॉक्टर आफिया साहिबा हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, अलामात पे हम बात कर रहे थे, ख़वातीन जो कि वो आपने भी जैसे बात की कि डॉक्टर्स के पास जाने से ज़रा हिचकिचाती हैं, शर्म महसूस करती हैं, किस तरह हम जाएं और कैसे इसकी तशख़ीस मुमकिन हो, घर में ख़ुद किस तरह वो अपना मुआयना करें ताकि उस चीज़ को फिर मद्देनज़र रखते हुए वो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि किसी न किसी बीमारी में या ब्रेस्ट कैंसर में वो मुब्तला हो रही हैं, तो अब उन्हें वाकई ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अपना मुआयना वो ख़ुद कैसे कर सकती है और इसकी जो बेसिक अलामात हैं वो क्या हैं? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आपने मुझसे सवाल किया है। बेसिकली इसको हम कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी अपनी छाती का खुद मुआयना करना। इसमें हम छाती को 4 हिस्सों में एक इमेजिनरी लाइन बना के उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसको हम विद द फ्लैट ऑफ द हैंड, यानी हाथ को बिल्कुल सीधा रख के चारों हिस्सों में दबा के अच्छी तरह से कि कहीं आपको कोई गिल्टी महसूस तो नहीं होती। ठीक है, ये आपने महसूस करना है। इसके बाद आपने अपनी दोनों बगलों का भी मुआयना करना है। अच्छा, कभी कभी ऐसे कुछ कैंसर होते हैं जो कि छुपे हुए होते हैं और वो बगल में गिल्टी की सूरत में प्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली इन 4 क्वाड्रेंट्स में, इन 4 हिस्सों में आपने छाती को डिवाइड करके अपने हाथ से खुद मुआयना करना है। अगर आपको कोई गिल्टी, कोई एबनॉर्मल, कोई हार्ड चीज़, यानी कोई थोड़ी आपको जगह आम छाती की निस्बत सख्त भी महसूस हो रही है या आपको निपल से खून आना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अलामत है छाती के कैंसर की। इसके अलावा आप अपनी बगल का मुआयना करें। महीने में, हफ्ते में, मैं तो ये कहूँगी कि हफ्ते में आप एक दफ़ा ज़रूर अपना मुआयना करें। खुद से अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। इसमें आपको 90% चीज़ें पता चल जाती हैं। एटलीस्ट आपको इतना ज़रूर पता चल जाता है कि कोई एक ऐसी अलामत है जो कि अनयूजुअल है, जो नॉर्मल से हट कर है। तभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे और जितना जल्दी जाएंगे उतना बेहतर आप ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसकी क्या कोई और अलामत लाइक पेन महसूस होना या इसके अलावा कुछ? यूजुअली ये पेनलेस होती हैं, इसीलिए इनका ये सबसे बड़ा मसला है कि लोग लेट प्रेजेंट करते हैं। रीज़न कि ये इसकी शरह बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, इसकी कोई ऐसी अलामत नहीं है कि कोई पेन या कोई अगर आपको छाती में कोई रेडनेस महसूस हो, अगर आपको कोई जगह सख्त महसूस हो, कोई गिल्टी महसूस हो, निपल से खून आना, छाती के साइज़ में एकदम से गैर मामूली तब्दीली होना, वज़न का गिरना, इसके गिल्टी के साथ आपकी कमर में दर्द होना, ये सारी अलामात आपको बेसिकली एक वार्निंग साइन देती हैं जिनको हम कहते हैं कि रेड फ्लैग्स हैं, जिसमें आपने इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास प्रेजेंट करना है। ठीक। तो इस वक्त रिसर्च क्या कहती है कि ज़्यादातर जो ये ब्रेस्ट कैंसर के जो इश्यूज़ हैं ये किस एज में ख़वातीन को ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली पहले तो एक कॉन्सेप्ट ये था कि ये जवान लोगों में नहीं होता। ठीक है, लेकिन अब इसकी कोई एज, कोई बाउंड्री नहीं रही है। अच्छा। आप 16 से 17 साल की लड़की में भी छाती का कैंसर मौजूद है और अगर आप कहें तो 60-70 साल की खातून में भी छाती का कैंसर है। तो इसकी एज की कोई बाउंड्री मौजूद नहीं है। जहाँ तक इसकी वजूहात की मैं बात करूँगी तो उसमें ये है कि बहुत जल्दी माहवारी का शुरू होना, यानी 12 साल से कुछ लड़कियों को जल्दी माहवारी स्टार्ट हो जाती है। हमल ना होना, इसके अलावा कुछ ख़वातीन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं जिस बेसिकली जो हार्मोन्स होते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए कुछ लोग क्रीम्स यूज़ करते हैं जो कि आजकल बहुत कॉमन है। फिर आती है आपकी फैमिली हिस्ट्री। आपके ख़ानदान में अगर किसी को छाती का कैंसर है, स्पेशली अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जैसे कि आपकी खाला, आपकी फुप्पी, आपकी नानी और दादी, दीज आर द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, अगर इनमें से किसी को भी है तो आप जल्दी अपनी स्क्रीनिंग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जेनेटिकली जो कैंसर्स प्रेजेंट करते हैं ये बहुत एग्रेसिव कैंसर्स होते हैं और ये बहुत यंग एज में प्रेजेंट करते हैं। जब आप हिस्ट्री प्रोब करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, फैमिली में भी किसी को ये छाती का कैंसर मौजूद था। इसके अलावा हमारी ग़िज़ा,
हम फाइबर डाइट नहीं लेते, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, ये सारे रिस्क फैक्टर्स जो हमारे एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हमारा खाना पीना अच्छा नहीं है, तो ये सब कुछ इसके साथ बेसिकली एसोसिएटेड होता है। ये बात है। तो कुछ फैक्टर्स तो देखें जो मॉडिफाई हो सकते हैं, उनको तो हम कर सकते हैं, जैसे कि हम अपनी डाइट बेहतर करें, स्ट्रेस कम लें, जो हमारे हाथ में एटलीस्ट जो हमारे हाथ में ये करें ना। जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, इवन उसमें भी अगर आप अर्ली स्क्रीनिंग करते हैं तो आप अर्ली डिटेक्शन की तरफ चले जाते हैं, और इसमें अर्ली डिटेक्शन इज़ द की। जितना जल्दी आप प्रेजेंट करेंगे उतनी अर्ली स्टेज होगी, आप उनको ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एक ये वजह भी है जो आजकल मॉडर्न माई में कहूँगी बच्चों को जो फीड नहीं करवाती। बिल्कुल, ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत बड़ा प्रिवेंटिव फैक्टर है छाती के कैंसर डेवलप होने में। यानी अगर आपने ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर रहेगा ना, उतना ज़्यादा आपको छाती के कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो इसको प्रिवेंट करती है। हमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, प्लस इसकी एक बहुत बड़ी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये छाती के कैंसर को प्रिवेंट करती है। वक्त के साथ साथ हम कहते हैं कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है, चीज़ें कम होती जाती हैं, यानी कि बीमारियां जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो सिस्टम है वो थोड़ा इसके अपोजिट दिखाई दे रहा है कि जहाँ हम इतना तेज़ी से तरक्की करें, टेक्नोलॉजी को देखें, हम एक ग्लोबल विलेज की हम शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन वहीं साथ साथ इस बीमारी की जो शरह है उसमें भी तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। वजह वही लाइफस्टाइल। बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि लाइफस्टाइल, और दूसरी एक चीज़ कि अब जिस तरह अभी अब अवेयरनेस कैंपेन्स और ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, तो लोगों ने हॉस्पिटल का रुख थोड़ा सा ज़्यादा किया है। ये एक बेहतर ट्रेंड है, मैं तो इसको यही कहूँगी। हुकूमती सतह पे भी काफ़ी सारे वेल वुमेन क्लिनिक्स और बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। यहाँ पे सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, जैसे आपने कहा कि हॉस्पिटल्स में रश बढ़ रहा है, लोग रुख कर रहे हैं। जो हम सिटीज़ में रहते हैं, ठीक है, वहाँ काफ़ी हद तक अवेयरनेस है, ख़वातीन जाती हैं, लेकिन अगर हम बात कर लें वो ख़वातीन जो घरेलू ख़वातीन हैं, जो गांव में रहने वाली हैं, वो अभी भी इवन एक औरत से, एक लेडी डॉक्टर से भी मुआयना करवाते हुए ज़रा हिचकिचाती हैं। तो उस सिलसिले में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है। हम बहुत अफसोस होता है जब आप उनकी हिस्ट्री प्रोब करते हैं और आपको पता चलता है कि इनको ये अलामात पिछले 1-1.5 साल से पता थी, लेकिन सिर्फ लैक ऑफ अवेयरनेस, एक शर्म, बस उसकी वजह से आपके पास वो प्रेजेंट नहीं करते हैं। और जब आप उनको ज़्यादा सेफ नहीं कर पाते या ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दे पाते, तो एज अ डॉक्टर आपको ख़ुद भी एक बैड फीलिंग आती है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जितनी ज़्यादा आप अवेयरनेस कैंपेन्स कर सकते हैं आप करें, ताकि लोगों को अवेयरनेस डेवलप हो, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों यकीनन। और यही मकसद हमारे इस प्रोग्राम का भी, और बाकी दीगर जो आप देखते हैं अक्टूबर के महीने की जब बात करें, जगह जगह पे आपको इस तरह के अवेयरनेस कैंप जो है वो दिखाई देंगे, ताकि वो, क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं कि जो ये मुल्क पाकिस्तान है, इसके तमाम जो ख़वातीन हैं वो सेहतमंद, तंदुरुस्त रहें। अच्छा, यहाँ हम ख़वातीन की बात करें, एक और चीज़ ज़रूर ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे, चूँकि ब्रेक की जाने बढ़ना है, कि हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो क्या ये सिर्फ ख़वातीन में ही ये इशू पाया जाता है, या फिर मर्द हजरात भी इस बीमारी में मुब्तला होते हैं ब्रेस्ट कैंसर में? क्योंकि अदर कैंसर के अलामात जो हैं वो तो आपने सुनी हुई हैं, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर की चूँकि हम बात करें तो इस पर बात की जाएगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं, अक्टूबर का महीना है तो आप लोग बेहतर जानते हैं कि हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से डिस्कशन करें, अवेयरनेस पे बात की जा रही है। देखें, अवेयरनेस हर किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशली जब हम अपनी सेहत की बात करते हैं और एक ऐसी बीमारी जो कि अक्सर हम सोचते हैं कि लाइलाज है, इस बीमारी में हम मुब्तला हो चुके हैं, अब तो बस हमारे जीने की जो एक उम्मीद है, एक वजह है, वो तो अब ख़त्म हो चुकी है, अब हम बचेंगे नहीं, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है। हर बीमारी का इलाज मौजूद है, लेकिन शर्त यही है कि हम एक कहते हैं कि बर वक्त उसकी तशख़ीस और मुआयना करें और फिर उसका इलाज हम शुरू कर दें, तभी उस बीमारी को, या किसी भी बीमारी में मुब्तला है तो उसका खात्मा मुमकिन हो सकता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करें, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बात की थी कि हम जैसे ही ब्रेस्ट कैंसर का नाम आता है डॉक्टर साहबा, हमारे माइंड में ख़वातीन आती हैं कि ये बीमारी सिर्फ औरतों में पाई जाती है। ब्रेस्ट कैंसर की जब बात करते हैं, मर्द हजरात की जो इसमें परसेंटेज है वो कितनी है, कि क्या वो भी इस बीमारी में मुब्तला होते हैं? बिल्कुल, एक मिथ और मिसकॉन्सेप्शन मैं इसको कहूँगी कि
मेल को ये लगता है कि शायद छाती का कैंसर सिर्फ फीमेल्स में है। मैंने कहा ना, जैसे ही नाम आता है ना ब्रेस्ट कैंसर का, तो वो सिर्फ हमारे माइंड में आता है कि ये औरत को ही ये बीमारी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली इसकी ना शरह बहुत कम है। अच्छा, लाइक मर्द हज़रात में जो, बिल्कुल मेल में तकरीबन 1 to 2% सिर्फ मेल ठीक है छाती के कैंसर के साथ प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें जो अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि जो मेल प्रेजेंट करते हैं छाती के कैंसर के साथ, वो एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। अच्छा। तो मेल में ज़्यादातर, क्योंकि मेल में जो वजह है ना वो 90% जेनेटिक है। कुछ हमारे जीन्स होते हैं जिनको हम ब्राका जीन्स कहते हैं, उनकी बेसिकली म्यूटेशंस की वजह से मेल के अंदर ये छाती का कैंसर डेवलप होता है। तो जो भी जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं उनमें छाती का कैंसर बहुत एग्रेसिवली प्रेजेंट करता है, और उनका ट्रीटमेंट ऑप्शंस लिमिटेड होता है, और हमें उन पे बहुत एग्रेसिवली स्टार्ट लेना पड़ता है। यानी कि परसेंटेज अगर कम है लेकिन ख़तरनाक है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। स्टेजेस की बात की जाए तो ब्रेस्ट कैंसर की कितनी स्टेजेस हैं, और इसकी जो स्टेजेस के लिहाज से इसका जो ट्रीटमेंट है वो बताएं। बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर की 4 स्टेजेस हैं। अच्छा। जो अच्छी बात है वो ये है कि पहली और दूसरी स्टेज में आप छाती को बचा सकते हैं। ओके, यानी कि रिमूव नहीं होगे। बिल्कुल, उसमें आप एक ख़ास हिस्सा जो कि उस छाती के गिल्टी के पास है, जो कैंसर के पास है, उसका सिर्फ एक एरिया निकाल के ठीक है उसकी सर्जरी करके बाकी आप छाती को प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके। और बाद में सिर्फ शॉएं देनी पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट नहीं होता अगर आप फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में प्रेजेंट टाइम के लिए। ठीक है। क्योंकि ये जो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है जिससे फीमेल गुजरती है छाती के निकलने से, उससे आप बच जाते हैं। आपकी ब्रेस्ट प्रिजर्व हो जाती है और उसका बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है। 90% सर्वाइवल रेट, ज़बरदस्त, यानी 90% चांस है कि अगर आप टाइमली डायग्नोज कर ले। बिल्कुल। तो एक जो कॉन्सेप्ट के छाती का कैंसर बहुत एग्रेसिव है, लाइलाज है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। द अर्ली यू कम द बेटर इज़ द प्रोग्नोसिस। जहाँ तक स्टेज 3 की बात की जाए तो स्टेज 3 भी काबिल इलाज है। ओके। उसका ये है, उसमें आपको अनफॉर्चुनेटली छाती को निकालना पड़ता है, मूव करनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि आपको साथ में कीमो रेडियोथेरेपी के साथ उनके साइकिल्स अगर आप कंप्लीट करते हैं तो भी आपका सर्वाइवल हो सकता है। ओके। तो इवन थर्ड स्टेज को भी आप पीछे ला सकते हैं। प्रोसीजर है वो ज़रा लेंथी हो जाएगा, देन आपकी ब्रेस्ट रिमूव करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो भी काबिल इलाज है। ठीक है। क्योंकि जब पेशेंट्स आते हैं और वो बहुत जाहिर सी बात है डिसहार्ट हो जाते हैं, तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि जब आपने चूज़ करना है कि आपने ब्रेस्ट रिमूव करनी है, आपने लाइफ बचानी है, तो हम वी गो फॉर द लाइफ। आपकी ज़िंदगी है तो सब कुछ है। बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन ऑप्शंस मौजूद हैं। हमारे पास सिलिकॉन इम्प्लांट्स मौजूद हैं जो कि आप फीमेल को ब्रेस्ट लाइक शेप बना के दे सकते हैं, ताकि उसकी जो सेल्फ इस्टीम और एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है वो उससे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एक ट्रीटेबल डिजीज़ नहीं है। ठीक है। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं इससे बचने के लिए और इसको बचाने के लिए। बस हमारे वो कहते हैं ज़रा सी लापरवाही हमें मौत की तरफ लेके जा सकती है। अच्छा, 4 स्टेजेस आपने बताई हैं, चारों स्टेजेस में सर्जरी मस्ट है? ऐसे ही है बिल्कुल। कभी कभी बहुत अर्ली ट्यूमर ऐसा हो सकता है कि आप उसको शॉएं टीके दें तो एट टाइम्स वो डिसअपेयर हो जाए। अच्छा। उसमें फिर हम ये करते हैं कि हम एक क्लिप लगा देते हैं। ठीक है। जस्ट टू शो कि हाँ यहाँ पे एक ट्यूमर था, क्योंकि समटाइम्स इतना अच्छा पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है कीमो रेडियोथेरेपी को कि जब आप उसको वो साइकिल दे देते हैं तो इट डिसअपियर्स, वो गायब हो जाता है। तो एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बहुत अच्छा कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड करते हैं। सही। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी कि हार्मोनल थेरेपी भी मौजूद है। हार्मोनल थेरेपी हम डिसाइड करते हैं पेशेंट की एज के अकॉर्डिंगली। यंग फीमेल में ट्रीटमेंट ऑप्शन थोड़ी सी डिफरेंट है और ओल्ड एज में ट्रीटमेंट ऑप्शन डिफरेंट है। उसकी वजह ये है क्योंकि यंग फीमेल में ऑफ कोर्स ईस्ट्रोजन का यानी हार्मोन्स का एक्सपोजर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक ओल्ड एज फीमेल, लेकिन दोनों इक्वली इफेक्टिव हैं और बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है उनका। अच्छा, कैंसर की बात करें हम, ब्रेस्ट कैंसर या अदर जो बॉडी में हमारा एरिया उसमें कैंसर की बात करें, ये बीमारी एक नाम ऐसा है कि सुनते ही इंसान घबरा जाता है, ज़हनी तौर पे बिल्कुल जो है वो वीक हो जाता है। तो इस मामले में जब पेशेंट आपके पास आता है, यकीनन वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होता है, डिप्रेशन में होता है, वही बात आप वाली कि वो बिल्कुल जीने की उम्मीद छोड़ चुका होता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं है, जबकि इलाज मुमकिन है। वजह अवेयरनेस की कमी, जिस वजह से ये तमाम तर चीज़ें होती हैं। तो साथ साथ मेंटली तौर पर आप उसे कैसे रिलैक्स करते हैं, किस तरह उसकी थेरेपी होती है?
دیکھیں بہت ضروری بیسیکلی جو ایک چھاتی کا کینسر یا کوئی بھی کینسر ہے یہ صرف ایک سرجن یا ایک فزیشین کا کام نہیں ہے, یہ ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ کا کام ہے جس میں نہ صرف آپ کا ایک جنرل پریکٹیشنر انوالو ہے, آپ کا ایک سرجن انوالو ہے, آپ کا آنکالوجسٹ انوالو ہے, اس کے علاوہ آپ کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ آپ کو سیشنز چاہیے, کاؤنسلنگ سیشنز چاہیے. فیملی اگر میں کہوں تو ان کے سپورٹ بھی, کیونکہ یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جس سے آپ کی پوری پرسنالٹی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کے ناخن گرنا, آپ کے بال گرنا, اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں کینسر ایک لمبی جنگ ہے اور جنگ آپ اکیلے اپنے اون پہ نہیں لڑ سکتے. ایک فیملی کی سپورٹ, ایک سوسائٹی کی سپورٹ بہت ضروری ہے. ایک فیمیل جو آپ کا گھر چلاتی ہے, جو ایک ماں بھی ہے, ایک بیٹی بھی, ایک بیوی بھی ہے, وہ آپ کے گھر کا ایک پرائم سورس ہے. اگر وہ ٹھیک ہے تو میں کہوں گی کہ سب ٹھیک ہے, پورا گھر ٹھیک ہے, ایون پورا معاشرہ. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ ان کو سپورٹ کریں. اگر آپ کو وہ علامات بتاتی ہیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ آپ اس کو ہائڈ کر دیں, مت بتائیں, کسی کو نہ بتائیں. لوگ ڈفرینٹ تھراپی آپشنس کے پاس چلے جاتے ہیں. میں اس چیز کو ڈسکریج نہیں کرتی کہ آپ ضرور اللہ تعالیٰ سے مانگیں, بے شک وہی دینے والی ذات ہے, لیکن دعا اور دوا دونوں ہونی چاہیے. اگر آپ صرف دوا پہ لگیں گے اور دعا نہیں کریں گے تو بھی کچھ نہیں ہو سکتا, اینڈ وائس ورسا ہے. تو آپ ضرور پریزنٹ کریں. دوسری چیز میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جو یہ حمل ہے, حمل کے دوران ہونے والا سب سے کامن کینسر بھی چھاتی کا کینسر ہے. ایسے کئی پیشنٹس ہیں جو آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں ایک چھوٹی سی گلٹی کے ساتھ, اور ود ان پریگنینسی کے کچھ منتھس گزرنے کے بعد وہ اتنا ابرپٹ ایک میسو ٹیومر میں کنورٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ اس دوران آپ کا ہارمونل ایکسپوجر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ود ان ڈیز اتنا جلدی اسپریڈ کیسے کیا ہے. اسٹل میں یہ بتاؤں گی کہ اس میں بھی یہ ٹریٹیبل ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پریگنینسی کی کون سی اسٹیج چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اف آپ فرسٹ 3 منتھس میں پریزنٹ کرتے ہیں تو آپ پریگنینسی کو ٹرمینیٹ ابارشن کی طرف جا سکتے ہیں, کیونکہ اس میں یہ اگر آپ کو چانس لگتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ ضروری ہے چھاتی کا کینسر, تو پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ ماں کی جان بچانا بہت ضروری ہے. بہت ضروری, ایگزیکٹلی. اس کے علاج کی اگر میں کاسٹ کی بات کروں, 4 سٹیجز کی آپ نے بات کی, تو وہ جو چاروں سٹیجز کی جو کاسٹ, جو علاج ہے, وہ کیا نارمل ہے, ایکسپینسو ہے؟ کیونکہ اس پہ آج کل ہمارے جو فائنینشلی حالات ہیں وہ بھی ذرا کافی ٹف ہمیں دکھائی دیتے ہیں, تو اس لحاظ سے بھی بتائیے. بہت سارے سرکاری ادارے, بہت ساری این جی اوز اس پہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہیں. تو علاج لمبا ضرور ہے لیکن یہ نہیں کہ بہت ایکسپینسو ہے. اور کئی این جی اوز ایسی ہیں, کئی ادارے ایسے ہیں, بہت سارے, ہر سٹی, شوکت خانم بالکل ایسے ہی ہیں, شوکت خانم ہو گیا, اور بھی بہت سارے ایسے ہیں پرائیویٹ ایسی آرگنائزیشنز ہیں, بالکل ایسے ہی ہیں, پرائیویٹ بھی, اور اس کے علاوہ سرکاری بھی. پیغام بھی ایڈ کر دیجیے. سوری, پیغام ناظرین کے لیے. میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ ارلی پریزنٹ کریں. ٹھیک ہے. آپ اس کو, اگر آپ کو کوئی بھی ریڈ فلیگس چھاتی میں نظر آتے ہیں, آپ امیڈیٹلی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا, اتنی اہم معلومات ہمیں ساتھ شیئر کی. یقیناً ناظرین, بریسٹ کینسر کی بات ہو رہی ہے, اویئرنیس کا یہ منتھ ہے, تو یقیناً اپنی صحت سے بڑھ کے, اپنی جان سے بڑھ کے کوئی دوسری چیز نہیں ہونی چاہیے. تو آپ اپنی حفاظت, اپنی کیئر, اپنی صحت کا خیال خود رکھ سکتے ہیں. اور چونکہ یہ تو پورا مہینہ ہی اویئرنیس کا ہے, تو میری بہنوں سے یہ درخواست ہے, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کائنڈلی اپنا معائنہ خود بھی کریں, اور ڈاکٹر کے پاس بھی ضرور جا کے اپنی جو ہے وہ اپنا معائنہ ضرور کروایا کریں, تاکہ آپ اس خطرناک بیماری سے خود کو محفوظ رکھ سکیں. بریک کی جانب بڑھنے, بریک کے بعد اگلا ہمارا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے, کیونکہ ہم نوجوانوں کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں, ان کے کیریئر کے حوالے سے, ان کے جو ان کے گولز ہیں, ان کی کامیابی ہے, کس طرح سے وہ اپنے تمام تر جو گولز ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں. یعنی کہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, کامیاب ہر انسان ہونا چاہتا ہے, تو اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, آپ کو بتایا تھا کہ نوجوانوں کے حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے. اور نوجوانوں کی جب بات کرتے ہیں, یوتھ کو جب ہم دیکھتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ 64% سے زائد اس وقت ہماری یوتھ ہے. اور جب آپ اتنی بڑی
शरह देखते हैं हमारे नौजवानों की तो यकीनन एक खुशी भी दिखाई देती है कि माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में नौजवान हमारे पास मौजूद है, लेकिन जब हम उनके मुस्तकबिल पे नज़र दौड़ाते हैं, जब हम उनका फ्यूचर देखते हैं, जब हम उनकी प्लानिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वहाँ सवालिया निशान जो है वो पैदा हो जाता है कि इस वक्त हमारी यूथ को एक सीधा रास्ता क्यों नहीं मिल रहा, उनके जो विज़न, उनके जो गोल हैं वो अचीव क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों वो एक कश्मकश में, एक कन्फ्यूजन का वो शिकार होते जा रहे। क्या हम यूनिवर्सिटी में सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें डिग्री हासिल करने के लिए भेजते हैं, अच्छे नंबर लेने के लिए भेज देते हैं, या फिर उनके स्किल्स पे भी हम काम करते हैं, उन्हें हुनर भी सिखाते हैं ताकि वो अपनी डिग्री लेने के बाद, अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद वो आ सकें अपने कारोबार की तरफ। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं नौजवान अपने हाथ में CV थामे हुए, अच्छी डिग्री के साथ, अच्छे कोर्सेज़ के साथ वो डिफरेंट इदारों में भटकता हुआ दिखाई देता है, उसे कोई ना कोई जॉब मिल जाए। क्या ही बात हो, अगर इतनी बड़ी जो एक तादाद है यूथ की, उन्हें हुनर की तरफ लेकर आया जाए, अपने कारोबार की तरफ उन्हें लेकर आया जाए और कामयाबी का जो एक जो असल डेफिनेशन है वो उन्हें बताई जाए कि आप किस तरह ख़ुद को कामयाब कर सकते हैं, अपना मुस्तकबिल कैसे आप सेफ सिक्योर कर सकते हैं। इसी पे बात करेंगे जनाब, और इस पे बात करने के लिए हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है, माशाल्लाह वैसे तो आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आप उनको डिफरेंट चैनल्स पे देखते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स में जाते हैं, लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, स्पेशली यूथ को गाइड करते हैं, क्योंकि वो ख़ुद भी मैं कहूँ तो नौजवान तबके में ही उनका शुमार होता है। ये जो हम एक शरह बता रहे हैं 64% से ज़ायद नौजवान है, तो उनको हम नौजवानों में ही शुमार करेंगे। राइटर हैं आप, माशाल्लाह इतनी कम एज में आपने अपनी किताबें लिखी और नौजवानों को उनकी जगाने के लिए, उनको उनकी विज़न की तरफ, उनके गोल्स की तरफ लाने के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं जी असद बिन आज़म साहब। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया असद, आपने हमें ज्वाइन किया, वक्त दिया। असद सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इतनी कम उम्र में आपकी कामयाबी के पीछे क्या राज है, क्या वजह है? देखें, जब तक आप शुरू दिनों में ही मुसलसल आप कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की एक जस्तजू होती है और एक एक्टिविज़म होता है कि आप मुख्तलिफ़ जगहों पे जाने के बाद आप अपनी फ़ील्ड के रिलेटेड, अपने इंटरेस्ट के रिलेटेड, अपने पैशन को लेकर अगर आप साथ लेके चलें और घर ना बैठें, बल्कि हर मौके की तलाश में ढूंढें, मौके ढूंढें, आगे बढ़ें, तो यकीनन यही वजह है कि आपको कहीं ना कहीं मौका मिल ही जाता है। सो हमारे नौजवानों का अक्सर मसला ये होता है कि वो मौके तलाश कर रहे होते हैं, कहते हैं हमारे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने खुद क्रिएट करनी है, ठीक है। कोई भी आपको दरवाज़ा खटका के अपॉर्चुनिटी नहीं देगा कि जनाब ये रख लो, ये जॉब रख लो और ये तुम्हारी थाली में लेकर आए अपॉर्चुनिटी, ये आपके लिए, आप ये रखें। तो आपने खुद बनानी है, अपने आप को मनवाना है कि आपने किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है। अगर आपको बोलना नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अगर, क्योंकि आज का ये दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है, आपको अगर लोग देख रहे हैं मुसलसल, आप ऑब्ज़र्व हो रहे हैं, तो यकीनन आपके लिए वो डायरेक्ट आपको राब्ता करेगा, भाई आप माशाल्लाह इतना अच्छा काम करें, आप हमें क्यों नहीं ज्वाइन करते। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास, बिल्कुल। हम बात करते हैं वही अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, तो सोशल मीडिया खुद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है। अब यूटिलाइज किस तरह करना है ये अब आप सोचें। बिल्कुल पॉजिटिव इस्तेमाल करें। दूसरा ये कि सोशल मीडिया एक पावर है, आजकल हर एक के हाथ में मोबाइल है और वो जो है फ़ोटो जर्नलिज्म भी कर सकता है, मोबाइल जर्नलिज्म भी कर सकता है। मैंने कहा हर चीज़, मतलब आप अपने व्लॉग्स, पॉडकास्ट और मतलब मुख्तलिफ जगहों पे आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ तक मैंने देखा है कि अब तो मुख्तलिफ शोबों में जो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है मोबाइल जर्नलिज्म का, वो अपने पैशन को, अपने प्रोफेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किस बड़े लेवल पे जाके आज उनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, क्योंकि आवाम को पसंद करती है, लोग उसको जानना चाहते हैं। और जो कुछ नहीं कर रहे वो अभी तक अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में फिर रहे हैं हमारे। अच्छा, जहाँ मैंने बात की माशाल्लाह से 64% से ज़्यादा हमारे नौजवान हैं, यूथ है हमारी, काबिलियत की बात करते हैं तो नो डाउट बहुत ज़्यादा काबिल हैं हमारे नौजवान। इसके बावजूद उन्हें इतने ज़्यादा मसाइल का सामना क्यों करना पड़ रहा है कि काबिलियत भी है, पढ़े लिखे भी हैं, एक बहुत बड़ी तादाद भी है, और जब हम मुल्क पाकिस्तान में देखते हैं तो एग्रीकल्चर ममालिक में हमारा शुमार होता है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, इसके बावजूद मसाइल हैं उन्हें क्यों? देखिए, हमारे पास जो अक्सर बात करें कि तालीम याफ्ता जो तबका है नौजवानों का, मसला ये है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में हर साल, हर 6 माह बाद
हज़ारों नहीं लाखों तलबा ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। अब वो कहाँ जाते हैं, कहाँ निकल रहे हैं, किसको बता रही, कर क्या रहे हैं वो ज़रा सोचिए। तो घर बैठे हैं बेरोज़गार कर रहे हैं। एक और वजह है कि हमारे यहाँ नौजवान 16 साल की एजुकेशन के बाद भी अगर कुछ नहीं सीख सका तो ये हमारी तालीम पर भी तालीमी निज़ाम पर सवाल निशान है कि वो उसने 16 साल, अब देखें ना, मैट्रिक तक 10 साल हो गए, उसके बाद इंटर 2 साल, 4 साल डिग्री, और ये हो गए 16 साल। 16 साल के बाद भी अगर आप अच्छा लिख नहीं सकते, अच्छा बोल नहीं सकते, अब कोई आपके पास स्किल्स नहीं है, प्रेजेंट नहीं कर सकते, कोई स्किल नहीं है आपके पास, तो आपको कौन नौकरी देगा? तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे ये कि हमारे यहाँ जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो 10 साल तो चले चाइल्डहुड होती है, एज होती है, फिर इंटर आ जाता है, नासमझ सी एक उम्र होती है, उसमें हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती जारी होती है। लेकिन जब वो 4 साल यूनिवर्सिटी में लगाता है तो वो कुछ नहीं करता, कोई इंटर्नशिप नहीं, कोई वर्क नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं। और जब वो 4 साल के बाद जब डिग्री लेकर यूनिवर्सिटी से निकलता है, वो सोच रहा होता है कि मेरे मतलब लाइनें लगी होंगी नौकरियों की। और हालांकि जो नौकरी जो मतलब आप कोई भी हायरिंग करती है किसी भी जॉब के लिए, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि तकरीबन 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जब आपके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है और आप ये तवक्को रखें कि मुझे एक अच्छी मैनेजर की पोस्ट मिलेगी, हाँ, 1-1.5 लाख रुपए की नौकरी जो है वो तनख्वाह होगी। बिल्कुल, तो कैसे, वो तो एक ख्याली पुलाव फिर आप बैठ के बना रहे हैं। वो 4 साल की डिग्री के अंदर की डिग्री लेने के बाद भी एक अच्छी पोस्ट, हाई पोस्ट आप यकीन जानिए कि इस टाइम अगर स्किल्स की बात करें तो मास्टर और PhD के जो करने वाले अफराद हैं वो भी बेरोजगार फिर रहे हैं, उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है। असद आपकी बात कट कर रही हूँ, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने ये ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हुई है, PhD की हुई है, लेकिन क्या कर रहे हैं वो, ये फ्रेंच फ्राइज़ की रेडी लगाए हुए, बर्गर्स वगैरह इस तरह के वो काम करें। वजह मतलब कोई अच्छी नौकरी, वही एक्सपीरियंस नहीं, देन फिर अपना वो एक छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लिया। आप खुद सोचें कि मैंने अगर अपनी बात करूं, मैंने इंटर लेवल से भी हाँ अपने घर में ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट की थी। क्या बात। और फिर जब मैं इंटर का स्टूडेंट था, मैं पहले सुबह के टाइम मतलब पढ़ता था, उसके बाद एक स्कूल में टीचिंग करता था 2 घंटे के लिए, 2 बजे तक। 2 बजे के बाद जब मैं घर आता था तो मुझे एक ढेरों बच्चे मेरा इंतजार कर रहे थे ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो यानी कि ये वो मेरा इंटर लेवल पे था। करते मैंने इसमें मतलब एक ह्यूज किस्म का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे साथ है मुख्तलिफ NGOs में। अब लोग मुझे कहते हैं कि आपकी उम्र से ज़्यादा तजुर्बा है आपका, तो जाहिर से बात है, मैं समझता हूँ बिल्कुल ऐसा ही, अगर आप काबिल नहीं होंगे, ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको वो कहते हैं कि ठोकर खाकर एक ठाकुर बनता है। हाँ, अब ठाकुर बनने के लिए ठोकर तो खानी पड़ेगी। तो अब आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, फील्ड में मार खानी पड़ेगी, गलतियां करनी पड़ेंगी, और 4 साल इंतजार नहीं करना। गलती से आपने ये जो बात की ना, हम इस चीज़ की वजह से भी आगे नहीं बढ़ पाते कि मुझसे गलती ना हो जाए, कि मैं काम खराब ना कर दूं, लोग क्या कहेंगे, मैं काम अच्छा नहीं कर रहा, मुझे प्रॉपर काम नहीं आता, इस डर से भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। बिल्कुल। तो एक और भी चीज़ है ना कि आपने इसमें सवाल ये भी उठता है कि हमारे यहाँ सिर्फ तालीमी इदारों में किताबें रटवाई जा रही हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क नहीं हो रहा, स्किल्स नहीं सिखाए जा रहे, यहाँ तक कि सिलेबस कवर करवा रहे हैं, अपने नंबर अच्छे आने चाहिए, सिलेबस कवर हो जाए, टीचर्स आ रहे हैं, वही रटी रीडिंग्स हो रही हैं, प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, मगर इसके अलावा इससे बाहर कुछ भी नहीं हो रहा। और हाँ, वो लोग स्टूडेंट्स कामयाब हैं जो अर्ली एजेस से ही अपने फील्ड में निकल गए थे, अपनी फील्ड में पहुंच गए थे, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिग्री को ऐसा मतलब इस टाइम जो डिग्री नौजवानों बहुत ज़रूरी है, हाँ। लेकिन अब ये सूरत हाल आ चुकी है कि लोगों ने इसे जस्ट पीस ऑफ पेपर बना लिया है। ठीक है, डिग्रियां तो हैं मगर स्किल्स नहीं है, डिग्रियां तो हैं, इस वक्त वैल्यूएबल आपकी स्किल, बिल्कुल डिग्रियां तो है मगर एक्सपीरियंस नहीं है, तो कौन जॉब देगा इस तरह पे? बिल्कुल, फिर तो वही बेरोजगार फिरेंगे, दर के ठोकरें खाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ जितने भी नौजवान मेरी बात सुन रहे हैं, आपसे दरख्वास्त है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अभी से यूनिवर्सिटी का इंतजार ना करें कि यूनिवर्सिटी आपको कोई जॉब देगी, आपको वहाँ लेके जाएगी, आपको सब कुछ सिखाएगी, बल्कि आपने खुद सीखना है। अपने लिए खुद आप अपॉर्चुनिटीज आप उनकी तलाश करें, आप क्रिएट करें, आप सोचें, आप ऐसे क्रिएटिव माइंड आप अपना यूज़ करें कि भाई मेरे एजुकेशन के मुताबिक, देखिए हम बात करते हैं अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर ना कोई सलाहियत रखी होती है, बिल्कुल। अब उसको हमने पहचानना कैसे है, उसको फिर उजागर कैसे, और उस पर काम हमने कैसे करते हुए अपने आप को कामयाब बनाना है, ये तो इंसान की अकल पे, उसके शौक पे ये जो है वो डिपेंड करता है। बट हम तो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, पकी पकाई खाना चाहते हैं, हमारे सामने आ जाए, या बाप दादा के पैसे पे हम जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर कर दें, ऐसा मुमकिन नहीं होता। आपने अपनी पहचान
खुद बनानी है, और उसके लिए फिर आपको कोयलों की भट्टी में खुद को जो है वो ज़रा भड़काना होगा, अपने आप को आग के शोलों में डालना होगा, तभी आपका नाम बनेगा। इस वक्त नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद आपने देखी होगी जो मुल्क छोड़कर जा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान और लम्हा फिक्रिया है, इस पे क्या कहेंगे? देखें, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी नेमतों से नवाजा है। हमारा मुल्क किसी भी तरह से इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ऐसे। और वजह यह है कि हम लोगों ने ये जो आजकल मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, महंगाई है, ये हमारे अपनी बनाई हुई लोग खुद की बनाई हुई लोग, वरना ये मुल्क तो एक तोहफा है, इसकी कदर करें। पहले क्यों नहीं थी? बिल्कुल। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि हम लोग, हमारा नौजवान जब वो 4 साल की डिग्री लेने के बाद निकलता है तो उसे कुछ नहीं आता, जब उसे जॉब नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, तो वो नाउम्मीद और मायूस हो जाता है। और वो जब उसे 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार रुपये की नौकरी कहीं से मिल रही होती है, इतने पढ़े इतने 16 साल के एजुकेशन के बाद ही, तो वो कोशिश करता है यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इस मुल्क ने दिया क्या हमें? भाई आपने इस मुल्क को क्या दिया है? आपने क्या दिया? इस मुल्क ने आपको बेहतरीन एजुकेशन दी है, आपको असातिज़ा दिए हैं, आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ईच एंड एवरीथिंग, आपको खिलाया पिलाया। यहाँ पे मतलब आपके बेहतरीन वालिदैन हैं आपके, आपने इसी धरती माँ की जो है आगोश में पले, इसने आपको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, और यहाँ का बचपन गुजरा। और आज जब आप इतने काबिल हो गए हैं और आज आप इस काबिलियत के बाद इस मुल्क के लिए कुछ करें, जब बात आई है इस मुल्क के लिए कुछ करने की, तो आज आप इस मुल्क को छोड़ने के अलावा कुछ ना दे सके, और आज इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। और वहाँ जाकर क्या मतलब एक थर्ड किस्म का, एक थर्ड क्लास सिटीजन बनना, और यहाँ से वहाँ जाकर वहाँ मूव करना। माना कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे, लेकिन असल जो चीज़ है आज़ादी, जो पहचान, वो तो यही मुल्क है, इसी में है। मैं इतना कहूँगा कि लोग जा रहे हैं, एक काम ज़रूर करें। देखें, अगर आज हम बात करें अपने पड़ोसी मुल्क भारत की, तो वहाँ के नौजवान जो हैं वो यूट्यूब, फेसबुक और दीगर जो बड़े बड़े इदारे हैं दुनिया के, वहाँ पर बड़े बड़े इदारों में अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो हाँ, अगर आप जाएं तो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, वहाँ आला तालीम के लिए जाएं, वहाँ पर अपनी मुल्क की नुमाइंदगी करें कि आपको, आपके किरदार को देखकर, आपकी शख्सियत को देखकर, आपके कारनामों को देखकर हर पाकिस्तानी फ़ख्र महसूस करें। कि ये नहीं कि जनाब वहाँ पैसा कमाना है, वहाँ ऐश इशरत करनी है। देखिए, जब आप अपने मुल्क के लिए कुछ करेंगे, इसके परचम को सर बुलंद करने के लिए जब आप कोशिश रहेंगे, आप मेहनत करेंगे, तो ये मुल्क भी आपको मायूस नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। बेटा आप उस नीयत से काम तो करें। और ऐसा ही है। और दूसरा ये कि ज़रूर बाहर जाएं, मैं तो कहूँगा किसी को नहीं रोकना बनता, बेहतर से बेहतर की अपॉर्चुनिटी लें, मगर एक दिन इस मुल्क में आकर ज़रूर सर्व करें, क्योंकि जो आपने सीखा है, क्योंकि ये मुल्क आपका एक माँ है, माँ को छोड़कर जाना अपनी, वो एक बहुत इसने पहचान दी है, आपको इज़्ज़त दी है। आप जो ग्रीन पासपोर्ट है वो हमारी गैरत, जुर्रत, हमारी इज़्ज़त की शनाख्त है, हमारी पहचान है, और लेकिन हमें इस पर फ़ख्र होना चाहिए। और हमारी कोशिश करें कि इस पासपोर्ट को मजबूत बनाएं, इतना ताकतवर बनाएं कि किसी भी कंट्री में जाने के लिए आपको तगदो करने की ज़रूरत ही ना पड़े। कोर्स। और इसके लिए मेरे ख्याल से ज़रूरी है कि हम हर तरह के हालात से ख़ुद को जो है ना उससे लड़ने की हिम्मत और ताकत हमें होनी चाहिए। हमारे नौजवानों में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी देखने में मिल रही है, तो इस पे कैसे काम किया जाए? देखें, एक तो ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ मुनफरिद करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने अंदर से हिचकिचाहट को दूर करना होगा। नहीं करेंगे तो मेरी बात सुने कि कहीं भी बोल नहीं पाएंगे, अपने हक के लिए नहीं बोल पाएंगे, अपने लिए खड़े नहीं हो पाएंगे। और अगर आपके अंदर पुरएतमादी होगी, कॉन्फिडेंस होगा, तभी आप अपने मुतालिक सोच पाएंगे। ठीक है, आप कोई भेड़ बकरी नहीं है। आप ये नहीं सोचेंगे कि लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे, मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ये कामयाब होगा या नहीं होगा। बस आप अपने विजन, अपने गोल पे आप डटे रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा ये कि लोग जब आपकी कामयाब देखेंगे ना, उस टाइम वो ज़रूर बोलेंगे कि जनाब इसको तो हम ही ने कहा था कि यहाँ जाना है, इसको तो हम ही ने कहा था कि होना है। और जब उसके बाद फिर लोग आपको कॉपी करते हैं,
ٹھیک ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کی سنیں، اپنے دل کی سنیں، دوسروں کے لیے ایگزامپل سیٹ کریں، ایگزامپل سیٹ کرو اور دیکھیں کہ زمانہ کہاں پہنچ چکا ہے، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. ہم لوگ آج کہیں جا رہی ہیں، آج بھی انہی چیزوں میں بیٹھے ہوئے مہنگائی میں ہیں. اور پیٹرول میں اور دال چینی میں ہم جو ہے نا وہ الجھے بالکل، ہوئے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر گئی ہے، اور ہمارے یہاں مسائل اتنے ہیں کہ مسائل آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارے ہاں جو آج ہم لوگ مطلب کئی سالوں پہلے کا جو نظام تعلیم اگر بات کریں تو آج جو ہمارے اساتذہ کے اساتذہ نے جو نصاب پڑھا تھا آج ہم اپنے بچوں کو وہی پڑھا رہے ہیں. تو اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. میں درخواست کروں گا وزارت تعلیم سے، ہائر ایجوکیشن کمیشن سے، کہ جتنے بھی پاکستان میں ادارے ہیں جو تعلیم پہ کام کر رہے ہیں، بارہا ہمارے نظام تعلیم کو مزید ایڈوانس کیا جائے، اس کو جدید بنایا جائے تاکہ ہمارے نوجوان قابل بن کے نکلیں، وہاں سے کچھ سیکھ کے نکلیں اور کچھ بن کے نکلیں. پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے نوجوانوں کے لیے؟ پیغام یہ دوں گا کہ اگر آپ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ ملک آپ کا اپنا ہے، اور اپنے ملک آ کر ضرور صرف کیجیے گا. اس کا جو قرض ہے وہ ہم کبھی اتار نہیں سکتے، لیکن کوشش کریں کہ کچھ بھی بن کر آئیں، کچھ بھی کر کے آئیں. اگر آپ بیرون ملک میں ہیں تو اپنے ملک کو یاد رکھیں، جہاں کہیں بھی نمائندگی ہو اپنی نمائندگی اپنے ملک کی کریں. سر تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا. یقیناً ناظرین، ہم نوجوانوں کی بات کریں، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ 64% سے زائد ہمارے نوجوان ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ان کو اسکل سکھانا، ان کو کامیابی کی طرف لے کے جانا، انہیں یہیں اس ملک کے اندر رہتے ہوئے انہیں کامیاب بنانا، اور وہ اس ملک کے ترقی اور خوشحالی کے لیے محنت کریں، کام کریں، تو یہی ہماری کامیابی اور یہی ان کے مستقبل کے لیے ایک سیکیورٹی ہوگی. لیکن اس کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. کسی ایک ادارے یا کسی ایک فرد سے یہ تبدیلی نہیں آئے گی. تو ایک بہت بڑا سوال ہے، خود بھی سوچئے گا. ہمارے ساتھ بھی اگر کوئی آپ کو اس کا جواب ملے تو ضرور شیئر کیجیے گا. ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے تھرو آپ ہمیں جو ہے وہ اپنا جو میسج، اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں. ہمارے یوٹیوب چینلز پہ، ہمارے فیس بک پہ، جو ہمارے آفیشیلز پیج ہیں ان کو وزٹ کر کے یہ پروگرام سن بھی سکتے ہیں، نوجوانوں کو بھی سنا سکتے ہیں، اور اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ بھی ہمیں دے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.